अच्छा, सो करेंगे क्या, मेरे पास है क्या सिस्टम इसमें। सबसे पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है। ये साथ में मैंने कुछ मटेरियल दे दिया है जिसके अराउंड मैं टीच करूँगा आपको, ठीक है। सीक्वेंस वही रहेगा जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, इसमें। तो कई चीज़ें मैं यहीं से रेफ़र करवा लूँगा, ठीक है। चलिए, सो हम बात स्टार्ट करते हैं सीधे जो है। तो हम बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले जय, मेरे को मार कर दे ब्लैक, बिल्कुल नहीं चल रहा है। अच्छा, सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने करना क्या है, हम सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, ऐसे इफेक्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आप अपनी लिस्ट में देख सकते हो, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, मीजोमेरिक है, इलेक्ट्रोमेरिक है, हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है ना। ये सारे इफेक्ट हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है ना, तो इसलिए जो है आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहां पर बात की शुरुआत कर रहे हैं विद इंडक्टिव इफेक्ट। जय, दूसरा भी दे देना मेरे को साथ में, 2 चाहिए मुझे मार्कर। सो बात की शुरुआत कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, जब जो है मान लीजिए कि सिग्मा बॉन्ड है, कोई 2 एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। मैं इसकी डेफिनेशन वैसे बता दूं आपको, द परमानेंट बट पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड वन ऑफ द एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए ये यहां पर सिचुएशन है, कार्बन हाइड्रोजन लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, ठीक है, समझते जाइएगा। कार्बन हाइड्रोजन लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। जिनको नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो, मेरे नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, ठीक है। आप जीरो से उनको भी स्टडी कर सकते हो, 5-7 दिन में आपका नॉमेनक्लेचर भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, सुनते जाइए। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन लगभग बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, तो अगर हम जैसे इस बॉन्ड की बात करें तो इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो लगभग मिड में ही है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बराबर बराबर है। तो इसलिए ये जो है मिड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन तो जब तक बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं तब तक इंडक्टिव इफेक्ट का रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मान लीजिए, जैसे ही हम जो है यहां पर कोई एटम लगा देते हैं, जैसे क्लोरीन लगा दिया हमने, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा दिया। जब हमने क्लोरीन लगाया तो क्या हुआ, पूरे मॉलिक्यूल में हलचल हो जाएगी। क्या होगा, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर देगा, ठीक है बात। और उसके कारण होगा क्या, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में पूरी तरह से नहीं लेता, पार्शियल, मैंने स्टेटमेंट में कहा पार्शियल बट परमानेंट शिफ्टिंग। जो शिफ्टिंग होगी वो परमानेंट है, लेकिन पूरी तरह से Cl नेगेटिव नहीं बना, वो कार्बन पॉजिटिव नहीं बना। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लोरीन की तरफ जो है शिफ्ट हुई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब ऐसे जो है जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ होंगे तो क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन क्लोरीन, ठीक है। और साथ में कार्बन के ऊपर जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव को हम अपने दिमाग में पहले थॉट बना लें, मतलब आप ये समझ लें ये ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है
आप 5% का थॉट बना लें कि ये इलेक्ट्रॉन का 5% ही है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का जो 1.6 × 10⁻19 है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये 5% ही है। मतलब जो अपनी इंडक्टिव इफेक्ट की औकात है वो जो है सिर्फ 5% है कंप्लीट चार्ज की। पहले आप उसकी, क्योंकि औकात इसलिए हमें देखनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि आगे रेजोनेंस भी आएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे दिमाग में परसेप्शन होगी कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, तो हम जो है बेटर ये कर पाएंगे, उनको पोजीशन दे पाएंगे। तो मैंने कहा मैक्सिमम ये 2-3% होती है, आप अपने दिमाग में 5% का ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया रखें। अब इसके बाद मतलब 5% नेगेटिव चार्ज इस पर, 5% पॉजिटिव चार्ज इस पर, इतनी ही शिफ्टिंग हुई है। बाकी 95% इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास अपने अपने हैं, ठीक है। इसके पास 5% ज़्यादा आ गया तो 105, हाँ 5% ज़्यादा आ गया, इसके पास 5% कम है, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर ये पूरा टूटता तो 100% नेगेटिव होता, 100% पॉजिटिव होता, ठीक है। तो ये पूरा नहीं टूटा है, ओके। अब इसके बाद जब ये डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो क्योंकि ये कार्बन अब पहले वाला कार्बन नहीं रहा, सही बात है, पहले वाला कार्बन नहीं रहा, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम समवॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये कार्बन भी अब जो है और एटम से खींचेगा, सही बात। ये कार्बन भी और कार्बन एटम से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो ये हाइड्रोजन भी डेफिशिएंट होगी, ये हाइड्रोजन भी, ये कार्बन भी डेफिशिएंट होगा अगले वाला। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे एंड हो गई तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उन पे कितना आया, ठीक है। लेकिन आप ये अपने दिमाग में थॉट कर लें कि आगे जो चार्जेस आए, जैसे अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि यहां पर कुछ डेल्टा डैश पॉजिटिव आए, यहां पे भी कुछ बराबर ही आया होगा डेल्टा डैश पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि ये कार्बन है या हाइड्रोजन है तो अलग अलग होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप डेल्टा डैश पॉजिटिव ही लिख सकते हैं, लेकिन हमें हाइड्रोजन का कंसर्न नहीं है, हमें कार्बन चेन का है, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट ऐसा नहीं है कि आप में से लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। इट इज ए रिवीजन, ठीक है, ओके। अब आप अपने दिमाग में रखें कि जितना इस पे 5% था तो उसका 10% ही आगे गया, तो दैट मीन्स 0.5% ही, ठीक है। फिर उस ये कार्बन भी वो नहीं रहा, ये अब खींचेगा। देखो मैं नंबर ऑफ एरोज में डिक्रीज करते जा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव आ गया, फिर ठीक है, फिर जो है डेल्टा ट्रिपल डैश पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है आप देख रहे हो, एंड देन डेल्टा 4 डैश पॉजिटिव आ गया। इज इट ओके? ऐसे जो है ये आगे तक चलता जाएगा एंड इट विल बी टिल इनफाइनाइट लेंथ। मतलब जो इंडक्टिव फैक्ट है वो टिल इनफाइनाइट लेंथ जो है चलता है, ठीक है बात। तो और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि दिस डेल्टा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा डैश पॉजिटिव, देन डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव, डेल्टा ट्रिपल डैश पॉजिटिव, सही है बात, एंड डेल्टा 4 डैश पॉजिटिव, ओके। सो ये जो हम इंडक्टिव फैक्ट का एग्जाम्पल कर भी रहे हैं, इस इंडक्टिव फैक्ट को हम कहते हैं माइनस इंडक्टिव फैक्ट। जब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से दूर विड्रॉ की जाती है उसको हम माइनस इंडक्टिव फैक्ट कहते हैं, तो ठीक है। और आपको मोस्ट डोमिनेटेड जो इंडक्टिव फैक्ट मिलेगा वो माइनस ही मिलेगा, ठीक है। प्लस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, माइनस सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो इंडक्टिव फैक्ट दो तरह के हुए, ठीक है, प्लस इंडक्टिव फैक्ट एंड माइनस इंडक्टिव फैक्ट। सो मतलब एक प्लस आई हो गया, एक जो है माइनस आई हो गया। तो अभी हम माइनस आई की बात यहां पर कर रहे हैं, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, प्लस और माइनस दोनों के बारे में जो है हम कुछ पॉइंट्स भी जान लें। वो पॉइंट्स आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, आप नोट्स देख भी सकते हैं, बस 2-4 मिनट में आपके भी प्रिंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमने यहां पे लिखा है फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो सही बात है, मतलब जब तक ये मॉलिक्यूल रहेगा तब तक जो है ये टेंशन बरकरार रहेगी, ठीक है। ये स्ट्रेन जो है पूरे मॉलिक्यूल में बरकरार रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए क्लोरीन ने खींचा फिर थक गया तो बस, नहीं कुछ ऐसा नहीं होना है, वो परमानेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है ना, इसकी बात आप समझ जाइए। देखो अब मैं आपको कंफर्टेबल करने की ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ इसमें है, हो सकता है कई चीज़ें ना हो, हम
कुछ लेक्चर्स एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद तो मुझे लिखवाना ही पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ जीओसी में ऐसा कर सकता हूँ अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना। उसके बाद मुझे लिखवाना पड़ेगा आपको जो है चीज़ें, जब रियल ऑर्गेनिक पे हम आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट मैंने कहा इसका 10% आगे गया, फिर 10%, फिर 10%, मतलब कम होता जा रहा है, हर कार्बन के साथ जो है कम होता जा रहा है। और जो हम इससे कॉन्क्लूजन्स निकालेंगे, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 3 कार्बन के बाद जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट इतना नहीं रह जाता है कि वो किसी काम का हो। तो आफ्टर 3 कार्बन्स वी कंसिडर इट नेग्लिजिबल। जीरो नहीं होता वो कभी, जीरो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। इट ऑपरेट स्टिल, बट अपने पर्पसेस के लिए, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इसको 3 कार्बन तक कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। मतलब ये जैसे ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, मतलब ये हुआ कि अगर कभी जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, तो ऐसे मान लो यहाँ पर कोई जैसे फ्लोरीन है खींचने वाली है, तो उसने यहाँ से खींचा ये, तो अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आगे वाले कार्बन पे ये हो सकता है कि इस डबल बॉन्ड का इफेक्ट जाए, लेकिन अपने फ्लोरीन का इफेक्ट जो यहाँ पे खत्म हो जाएगा जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा। मतलब जैसे फिजिक्स में आप स्प्रिंग समझिए कि अगर एक आइडियल स्प्रिंग आ जाए तो ये जो है ट्रांसमिशन आगे नहीं होगी, उस तरह से शॉक एब्जॉर्बर हो गया एक तरह से। ये अपने जो माइनस आई या प्लस आई के शॉक को एब्जॉर्ब कर देता, भी उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट क्या है कि जैसे अगर अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, अगर वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में जो है इसका जैसे x का जो माइनस आई इफेक्ट है वो जो है इसमें जाएगा, क्योंकि वो सिंगल डबल सिंगल नहीं रहते, वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। मतलब बेंजीन में आप जो है प्लस आई और माइनस आई का यूज करोगे, आइसोलेटेड पाई बॉन्ड्स में जो है ट्रांसमिशन नहीं होगी, लेकिन अगर जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो जो है उसके थ्रू जा सकता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैंने इसीलिए बेस्ट एग्जांपल दे दिया कि भाई बेंजीन में होती है, तो जो कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड जब होंगे तो हम जो है उसको शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है जैसे हम कुछ ग्रुप्स को प्लस आई कहेंगे, कुछ को माइनस आई कहेंगे। हाइड्रोजन उसका रेफरेंस है कि भैया जिसकी हाइड्रोजन से ज्यादा विड्रॉ करने की टेंडेंसी है वो माइनस आई में आ गया, जिसकी कम है वो जो है प्लस आई में आ गया। हाइड्रोजन इज द रेफरेंस पॉइंट, तो हाइड्रोजन को आप दोनों में देखोगे। अब आप देखो एक लिस्ट दी हुई है, बेसिकली ये लिस्ट विस्ट के चक्कर से बचने के लिए ही मैंने आपको जो है ये नोट्स दिए हैं। आप देख लीजिए माइनस आई की आप लिस्ट देख लीजिए ढंग से जो है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है आप यहां पर, मतलब ये तो अंडरस्टूड ही है कि ये हाईली जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, डेफिशिएंट हैं, खींचेंगे ही। और जैसे मैंने आपको बोला कि कार्बन माइनस आई वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक में, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है ना, कार्बन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ही एटम्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जैसे कोई भी लगेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह सब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ऐसे में सारे आपको माइनस आई ही मिलेंगे। ऑर्डर उनका ये है, ठीक है ना। और साथ में आप देख रहे हो यहां पे कई ट्रिपल बॉन्डेड भी, अगर लास्ट वाले में देखो आप, ट्रिपल बॉन्डेड है, फिनाइल है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, आपने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि उसमें s करेक्टर 50% है, ठीक है। तो इसलिए वो ज्यादा खींचेगा, और अपने डबल बॉन्ड वाला आप देख रहे हो वो कम खींच रहा है। फिनाइल वाला बीच में है क्योंकि उसमें डबल सिंगल डबल है, ठीक है ना, उसमें ज्यादा डबल है मतलब, ठीक है ना। तो डबल वाले से ज्यादा है, ट्रिपल वाले से कम है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अपने पास प्लस आई ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। प्लस आई जो ग्रुप्स हैं बहुत लिमिटेड से हैं, O नेगेटिव, CO नेगेटिव, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड देन ड्यूटेरियम को भी आप ध्यान रखिए कि ड्यूटेरियम इज ऑल्सो प्लस आई। हम कई बार उसको माइनस आई में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। एक बात, ठीक है, मतलब प्लस आई में क्या होना है, प्लस आई में ये एरोज जस्ट उल्टे बन जाएंगे अगर मैं इन्हीं में ऐड करूं, ठीक है। आप फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मेरी पेस कैसी है, बट अभी ऐसे सीधे बात कर लेते हैं कि अगर O नेगेटिव को
हम लोग जो है यहां पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो होना क्या है कि ये O नेगेटिव जो है, अब इट विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन। तो कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे सम डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अगेन डेल्टा पॉजिटिव 5%, ठीक है। तो इसके पास 100% नेगेटिव चार्ज है, तो अब 95% रहा, ठीक है। इसके पास 5% नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से अब वो आगे ट्रांसफर होगा, आगे ट्रांसफर होगा, वैसे जो है, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? प्लस आई और माइनस आई की बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद अगली कुछ आपको डायग्राम दिख रही है अपने नोट्स में, वो सिर्फ ये इस बात के लिए है कि भैया कभी भी आप जो है इंडक्टिव इफेक्ट की लाइंस को क्रॉस, एरोज को क्रॉस नहीं करना। मतलब जैसे, मतलब आप एक बात समझ जाइए कि जैसे मान लो कोई हमने यहां पर CHO ग्रुप लगा दिया और इधर भी मान लो हमने CHO ग्रुप लगा दिया या NO2 ग्रुप लगा दिया, सपोज इधर NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये इधर को विड्रॉ करेगा, ये इधर को करेगा, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। मतलब एक बॉन्ड पे एक ही तरफ का एरो होना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं करेंगे कि दो ग्रुप्स लगा दिए, नहीं, एक बॉन्ड पे दो एरोज नहीं लगेंगे। मतलब आप ऐसे नहीं करेंगे कि भाई देखो ना, सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि अगर हम इसका एक एरो इधर बनाते हैं, तो चलिए एक इधर बना दिया, अब इसका इधर बना दिया, अब इसका इधर बना दिया, ठीक है, दो इसके दो इसके, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। और कभी भी आपको वो सिचुएशन आती नहीं है जहां पे कि ये जो है इंटरफेयर कर रहे हो एक दूसरे के, और जब कर रहे हो तो ऐसे आप लिख देंगे, लेकिन यू विल नेवर क्रॉस। भैया अब ये नहीं है कि इस पे इसका ये एरो इस तरफ का राइट साइड का इधर भी लगाया जाए, ये हम नहीं करेंगे। और ये ऑन द स्पॉट बात समझ में आ जानी है, किस तरीके से, किस अच्छे तरीके से हम जो है इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ जो है बात आ जाएगी, ओके। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए हैं, वो सिर्फ इसीलिए दिखाए हैं कि भैया क्रॉस नहीं करना है लाइंस को, ऐसे आपको एरोज बनाने हैं, ठीक है। सो ये के तक जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे इसी चीज को बताने के लिए दिए गए हैं कि हाउ यू विल ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो आप इसको एक बार रेफर कर लीजिएगा, दे आर नॉट टफ, सबसे पहली बात, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यही है, जो पहला आपने डायग्राम देखी है ये, वो यही है। एग्जाम्पल्स ज्यादा दिए हैं लेकिन बात बिल्कुल आसान है। अच्छा, अच्छा, अब बात आती है एप्लीकेशन की, जो सबसे जरूरी बात है। सो एप्लीकेशन में है क्या? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी। अब ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता क्यों है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम सिंपल सी बात से स्टार्ट करें कि दैट इज एनी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH इसलिए एसिडिक है क्योंकि वो डिसोसिएट होने के बाद जो है दैट गिव्स यू कार्बोक्सिलेट आयन एंड प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Ka। एक बात, K जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। दूसरी बात,
दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। pKa क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड pKa। सभी जानते हैं बात, ठीक है। मतलब जितना कम pKa होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सीधी सी बात, क्योंकि नेगेटिव लॉग ऑफ Ka है, ठीक है। अच्छा, तो अब मतलब इसमें भी कई बार आपको उलझा दिया जाता है ना भाई, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK वैल्यूज, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK वैल्यू, तो मतलब जो है आपने ये देखना है कि उसमें आपको जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एक तरह से, है ना। इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। अच्छा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर, ठीक है, ओके। अच्छा, सो अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं भाई जो कि इस एसिड को ज्यादा एसिडिक बना सकते हैं। तो यहां पर जो गेम का मेन पोर्शन है ना, वो है O और H बॉन्ड। सिंपल सी बात है, OH बॉन्ड जितना वीक होगा हमारा एसिड उतना स्ट्रांग होगा, सही है बात। लेकिन अब बात ये आती है, हमारे पास और भी तरीके हैं कई देखने के लिए जो है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन वे। आप जिस तरीके से देखेंगे आप उस तरीके को समझ जाइए। अब हमने ये देखना है कि भाई इसको स्ट्रॉन्ग बनाने वाले फैक्टर्स हैं कौन से। तो देखो, पहला फैक्टर तो ये है कि O और H के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। वो तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ने वाले हैं सब में सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, सही है बात। OH बॉन्ड सिग्मा ही होता है सब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। लेकिन दूसरा पॉइंट जो वेरी करता है दैट इज के हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन के ऊपर का जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो ये ग्रुप जो है अफेक्ट कर सकता है ड्यू टू प्लस आई और माइनस आई। क्योंकि अगर ये प्लस आई होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो O और H में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। आप ऐसे देखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे अगर ये प्लस आई होगा तो जो है ऑक्सीजन पे क्या होगा, मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में लिख लूं कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है COH पे ऐसे, तो हमने पहले क्या लिख देना है, पहले हमने डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव लिख देना है एक बार, जो कि इनका ओरिजिनल है ड्यू टू पोलैरिटी O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, वो पहले लिख लो। फिर उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सम डेल्टा डैश नेगेटिव विल अपीयर ऑन दिस ऑक्सीजन और उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एसिड जो है हमारे फॉर्मिक एसिड से कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। रीजन बीइंग उस पे सिर्फ डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव ही है, हाइड्रोजन ना ही प्लस आई है ना ही माइनस आई है, सही बोल रहा हूं। अच्छा, और तीसरी बात दैट इज अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो जो है क्या करेगा, हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जो बने हुए हैं, ये कुछ इसका नेगेटिव चार्ज जो है कम कर देगा, क्योंकि ये जो है विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है, तो इसलिए ये कुछ जो है नेगेटिव चार्ज कम कर देगा। सो इसके कारण जो है इनमें अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो दैट विल मेक इट मोर एसिडिक। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक बनाएगा उसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कम एसिडिक बनाएगा, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, सुनते जाइए। तो अगर इन्हीं बातों को लेके अगर हम चलते हैं तो ऐसे में यहां पर मैं आपको अपनी बात कह दूं, दैट इज जब भी ऑर्गेनिक में मैं कुछ पॉइंट्स अपने लिखाता हूं जिनको हम KS कॉन्सेप्ट के नाम से लिखेंगे, ठीक है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होती ऑर्गेनिक के, लेकिन काम आते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपके हिसाब से कहूं तो पहली स्टेटमेंट आप जान लीजिए कि जब भी प्लस आई और माइनस आई के बीच में कंपटीशन होगा, कई बार ऐसा होगा कि भाई प्लस आई भी लगा है माइनस आई भी लगा हुआ है, और आपको ये देखना है कि किसका इफेक्ट ज़्यादा है। अब भाई उनका हमारे पास ट्रेंड ही नहीं है तो हम ज़्यादा कम कैसे कहेंगे, लेकिन भाई उसकी प्लस आई पावर ज़्यादा है या उसकी माइनस आई की पावर ज़्यादा है, तो व्हेन एवर देयर इज कंपटीशन बिटवीन प्लस आई एंड माइनस आई,
माइनस आई ऑलवेज डोमिनेट्स। मतलब हमने सिर्फ माइनस आई वाले को देखना है, फिर प्लस आई वाले का इफेक्ट जो है, मतलब जो प्लस आई वाले जो ग्रुप्स हैं ना अपने पास, वो फालतू ग्रुप्स हैं, मतलब उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम है। तो जब भी एक तरफ प्लस आई लगा है एक तरफ माइनस आई लगा है, तो हमेशा जो है माइनस आई विल डोमिनेट। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आप लिख सकते हैं इसको कि वेन एवर देर इज कंपटीशन बिटवीन प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप, द माइनस आई ऑलवेज डोमिनेट्स। अच्छा, सो यहां पर जैसे मैं अगर इनका कंपैरिजन फॉर्मिक एसिड के साथ करूं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एसिटिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड से जो है कम एसिडिक होगा। रीजन बीइंग मिथाइल इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। आप फंडा समझ गए कि ये जो है इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव इंक्रीज करेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, नहीं समझ आया मुझे इंटरफेयर कर देना, बता देना। ठीक है, देन ये और भी कम होगा, मतलब जितना आपके पास ऑर्डर लिखा हुआ है प्लस आई का, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी हमारे कार्बन चेन में, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है घटती जाएगी, एक बात। अच्छा, दूसरा, अगर हम यहां पर ऐसे ले लेते हैं CH2Cl COOH, अब आप देखें तो आप जो है देख रहे हैं Cl माइनस आई ग्रुप है, सम डेल्टा डैश पॉजिटिव विल अपीयर ऑन दिस, जो कि मैंने CH2 को ध्यान ही नहीं दिया, जबकि आप नहीं तो कईयों को दिमाग में आएगा यार CH2 जो है प्लस आई है, क्लोरीन माइनस आई है। मैंने कहा प्लस आई माइनस आई अगर दोनों है तो सिर्फ माइनस आई पे ध्यान दीजिए, तो ये CH2 सिर्फ चेन का हिस्सा हो गया। अब जो है तो Cl विल विड्रॉ, ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच विल मेक इट मोर एसिडिक देन हमारा जो नॉर्मल फॉर्मिक एसिड है उससे। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, सो पहला ऑर्डर जो है आपको ये समझ में आ गया। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि जैसे जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जैसे ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखो NO2 ग्रुप की पोजीशन देखो, यहां नजदीक है, यहां थोड़े दूर है, यहां बहुत दूर है, बाकी कार्बन चेन बराबर है। तो NO क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो माइनस आई जितने नजदीक होगा उतना स्ट्रांगली एसिडिक होगा, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे उतना ज्यादा आएगा। इज इट ओके? तो इसलिए जो है आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। एंड देन जैसे मान लीजिए अगर आप 3 को 1 2 3 देखें आप, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा लग रहा है? सबसे स्ट्रॉन्ग जो माइनस आई ग्रुप है अपना, वो कौन सा है? सेकंड वाला, क्योंकि मैंने कहा था एल्काइन वाले में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एल्कीन वाले में sp2 है, एंड इसमें sp3 है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए जो है उसमें वो ज्यादा एसिडिक होना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल ये भी मैं बता दूं आपको, जैसे कई बार आप केएस कॉन्सेप्ट में अगला पॉइंट लिख लीजिए, आप लिखें द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस
द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर द स्ट्रेंथ। द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर स्ट्रेंथ। अब इस चीज का मतलब क्या है? देखो, यहां पर सपोज आप एक बात जानते हैं, दैट इज कि NO2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप है -I इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। आप देख सकते हैं आपके नोट्स में कि फ्लोरीन जो है एक वीक जो है -I ग्रुप है, NO2 से काफी पीछे है। ऐसे में अब मैंने कर क्या दिया, मैंने NO2 को दूर लगाया एक कार्बन, फ्लोरीन को एक कार्बन नजदीक लगा दिया। भाई अब देखना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो जैसा मैंने कहा केएस कॉन्सेप्ट में कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज डोमिनेट करता है, मतलब जो नजदीक लगा है अगर वो वीक भी है तो भी वो डोमिनेटेड है। ठीक है, तो मतलब सेकंड विल बी मोर देन फर्स्ट। अदरवाइज बराबर डिस्टेंस पे होते, अगर मैं इसका एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे अगर NO2 यहां पर होता, ठीक है, ये थर्ड, तो फिर जो है थर्ड वाला सबसे ज्यादा होता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर आ गई ना? ठीक है, इसमें कोई मतलब मैंने टेढ़ी मेढ़ी बात ही नहीं की। ठीक है, कि भैया जो नजदीक लगा है चाहे वो वीक भी है तब भी उसका इफेक्ट, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भाई आगे तो उसका 10% ही जाता है ना। ठीक है, तो इसलिए भाई मान लो NO2 जो है 100 है, अपना फ्लोरीन 40 है, लेकिन जब वो एक डिस्टेंस दूर हो गया तो अपने COH पे तो उसका 10 ही पहुंचा ना, 10% ही, जबकि उसका 40 का 40 पहुंचा। ठीक है, इसलिए जो है मतलब डिस्टेंस जो है वो डोमिनेट करता है, चाहे कितना भी स्ट्रांग लगा हो, लेकिन अगर एक कार्बन भी दूर है तो उसकी पावर बिल्कुल कम हो गई। अच्छा, अभी देखो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस और भी हैं, मतलब जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, लेकिन और भी है, बेसिक स्ट्रेंथ में भी यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब हम इसको करने लगे हैं ना, हम एक टॉपिक डील करेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, अभी तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, दरअसल एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ प्योर इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस हमने किया ही नहीं इसमें, तो उसको मैं जो हूं अमाइंस वाले में ही डील करूंगा। ठीक है, जब मैं बेसिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि मैं एसिडिक को पूरी करवाऊंगा, बेसिक को भी उस तरीके से पूरी करवाऊंगा। ठीक है ना, तो हम एक कॉन्सेप्ट के साथ निकल रहे हैं बाहर जो है अपने इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो क्योंकि मैं कार्बोकटायन कार्बन आयन की जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वगैरह भी है उसको हाइपर कंजुगेशन के साथ डील करूंगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स काम करते हैं, एक ही नहीं काम करता। ठीक है, तो वहीं पर बात करेंगे। अच्छा सुन लीजिए, अब अगला जो फैक्टर है ना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। आप देख लीजिए, आपको नहीं मिले अभी? मिल गए? पेज नहीं मिले? राहुल जी, यार मैम ने प्रिंट करके क्यों नहीं दिए? अच्छा, अब तो बात कर रहे हैं, बेटा तो किसी के साथ शेयर कर ले, उसके साथ शेयर कर ले, ऐसे शेयर कर लीजिए, जिनके पास ज्यादा हैं वो दे दीजिए, फिर जो है आप रेजोनेंस इफेक्ट देखिए, पहले आप, हाँ, रेजोनेंस इफेक्ट का पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए।
बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये जो हम इंडक्टिव और रेजोनेंस कर रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, पहली बात, आप में सिंपल इससे शुरुआत कर रहा हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इफेक्ट है जिसमें कि हम अलग अलग डायग्राम्स बनाते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। पहले मेरी बात को समझने की ट्राई कीजिएगा। आप जब भी किसी मॉलिक्यूल की डायग्राम बनाते हैं, वो बनाते हैं आप जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में लीविस डॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ रखी हैं उसके अकॉर्डिंग, जिसमें आप कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है जी, नाइट्रोजन 3 बना सकती है, लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकती है, 2 लोन पेयर्स होते हैं, लाइक दैट। वैसे वो हमारी उस समझ के बेस पे है जो आप डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो डायग्राम आप बनाते हैं जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में हर बार हो। जैसे मैं सिंपल बेंजीन वाले एग्जांपल से ही बात को स्टार्ट कर रहा हूं कि भैया आखिर बेंजीन में मैं रिवर्स में बात कर रहा हूं क्योंकि बीइंग ड्रॉपर्स बैच मुझे लगता है आपको वैसे ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि बेंजीन में है क्या। पहले हम बेंजीन की सिचुएशन देखते हैं। सो बेंजीन की जो सिचुएशन है वो ये है कि हर कार्बन इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मैं हाइड्रोजन को भी शो कर रहा हूं, जस्ट एक मिनट, हाइड्रोजन भी शो कर देते हैं ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। ये देखो, इस टाइम पे हर एक कार्बन ने कितने कितने बॉन्ड बनाए, 3-3, ठीक है। लेकिन कार्बन के 3-3 बॉन्ड तो हैं, लेकिन हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा है और 6 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये सारे कार्बन्स मिलकर क्या फैसला करते हैं कि भाई हम लोग जो है जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इन ऑर्बिटल्स में घुमा देते हैं, ठीक है, इनमें 6 ऑर्बिटल्स में घुमा देते हैं। अब यहां से हमारी परेशानी स्टार्ट हो जाती है। परेशानी क्या स्टार्ट हुई कि हमने ये बॉन्ड ही नहीं पढ़ा, ये कार्बन तो 2 बॉन्ड बनाने लग गया, एक रेड डॉटेड इस तरफ, एक रेड डॉटेड इस तरफ, तो मतलब टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ही बना रहा है, ठीक है ना। तो 5 बना रहा है, लेकिन हमने तो पढ़ा कि कार्बन के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा 4 ही बॉन्ड्स बना सकता है। हमने मतलब हमारे दिमाग में इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से फिट कर दिया जाता है कि बेटा दुनिया में या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल होगा, या तो ट्रिपल होगा, इसके अलावा दुनिया में कोई बॉन्ड नहीं होते हैं। लेकिन अगर अब हम बड़े हो गए तो हम समझे भी बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड इज मियरली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम्स। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर सपोज 5 किलो जूल है तो मान लो सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। 7.5 किलो जूल है तो डबल हो गया। मैं 7.5 इसलिए कह रहा हूँ, 7.5 इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है। एंड देन 10 हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। मतलब बॉन्ड एनर्जी जो है 5, 7.5 एंड 10 नहीं हो सकती है, उसके बीच की हो ही नहीं सकती। हमें ये पढ़ाया जाता है भाई क्यों नहीं हो सकती, हो सकता है किसी में 5 की जगह 3 ही हो, 1 ही किलो जूल हो, ठीक है, 6 किलो जूल। तो हम पहले ये समझ जाएं कि दुनिया में 0.5 बॉन्ड भी होता है, 1 भी होता है, 1.25 भी होता है, 1.5 भी होता है, 1.33 भी होता है, 1.67 भी होता है, 1.75 भी होता है, 1.9 भी होता है। मतलब हर एक बॉन्ड होता है, 1 से वीक भी होता है टिल 3। 0 और 3 के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी भी जा सकती है, आप ये समझ जाइए, ठीक है। सो सिंगल और डबल के बीच के भी बॉन्ड्स होते हैं। तो एक्चुअल में ये जो डॉटेड बॉन्ड्स हैं ये सिंगल और डबल के बीच के बॉन्ड्स हैं, है ना, जो कि हमें बनाने नहीं आता, आप बना ही नहीं सकते उसको। आप डेड बॉन्ड नहीं बना सकते ना, 1.5 बॉन्ड आप नहीं बना सकते, क्योंकि बनाओगे फिर 1.3 वाले को कैसे बताओगे, 1.2 वाले को कैसे बताओगे। आप तो ये तो डॉटेड से बता दिया, ठीक है ना, लेकिन आप 1.2 वाले को भी वैसे ही बताओगे, ठीक है ना। तो यू डोंट नो, हमारी वीकनेस है कि हम वो बॉन्ड्स बना ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब समझिए। हम अपने इजीनेस के लिए
हम इसको दो स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो आप ये मान लीजिए, आप अपने दिमाग में रखिए ये आधा बॉन्ड, ये आधा बॉन्ड, ये आधा बॉन्ड, आधा आधा आधा, तो इस कार्बन ने 4 ही बनाए, 1 2 3 आधा आधा 4, ठीक है ना, इसने 4 बना दिए। लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में अभी भी ये बात पच ही नहीं रही है ना कि यार ये कैसे हो रहा है, तो इसलिए अब हम इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है स्ट्रक्चर्स, अब मैं वो सिंपल वाली स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा कर लो कि ये स्ट्रक्चर्स जो है, ये जो चीज है, ये इन दो स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। तो उसके जो हाइब्रिड है, जो हमने ये दिखाया, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि इट इज लाइक दिस, जो डॉट 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 हम दिखाते हैं, सही बात है। तो ये डॉट 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 वाला है और इन स्ट्रक्चर्स को हम बनाना जानते हैं। तो हमने कहा कि भाई एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, इसमें कितना है, 2 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, इसमें कितने, 1 बॉन्ड है, तो दोनों का मीन कितना हो गया 1.5, तो जी इसमें 1.5 बॉन्ड आ गया। हर कोई भी 2 बॉन्ड आप कार्बन के गिन लीजिए, उनका मीन जो है 1.5 आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन इसमें मतलब इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है बात का, ये हम बना सकते हैं लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है उसको हम बना नहीं सकते। एक्चुअली एग्जिस्ट हाइब्रिड ही करता है, बेंजीन कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्योंकि बनाने के लिए हमें यह आसान है, तो इनकी हम हेल्प ले लेते हैं कि इन दोनों के फीचर्स जी इसमें आए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम मतलब ये वो प्रोसेस हो गया जिसमें कि हम हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज को विद दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग सबसे पहले तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना होगा कि आखिर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी की बनाएंगे कैसे, ठीक है। कुछ रूल्स जो है हम पहले फ्रेम आउट कर लें, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से आपके पास इस टाइम पे लिटरेचर अवेलेबल है, ठीक है ना, तो काफ़ी कुछ जो है आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप पेज नंबर 5 पे आते हैं, आप देखिए बढ़िया तरीके से हमने लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम बड़े जिसको कहते हैं अहम हिस्से से क्रॉस हो रहे हैं। पहली बात आप सुनिए, आप रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। रेजोनेंस हमारा सिर्फ जो है पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर्स, फ्री रेडिकल या एम्प्टी ऑर्बिटल जैसे कार्बोकैटायन है उनको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनको इन्वॉल्व करता है। सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं है रेजोनेंस ड्रॉ करने में। सो नेवर ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में पहला ही एग्जाम्पल अगर आपने अपने देखें, ठीक है ना, पहला ही एग्जाम्पल आप देखें, एक में स्ट्रेट चेन है 1,3-ब्यूटाडाइन की, अगले वाले में एक का रिंग बन गया। रिंग बना मतलब कोई ना कोई नया सिग्मा बॉन्ड बना है, ऑब्वियस सी बात है, नया सिग्मा बॉन्ड बना ही ना, ठीक है। तो ये गलत स्ट्रक्चर्स है, मतलब पहले वाले की दूसरी वाली स्ट्रक्चर नहीं है रेजोनेटिंग, क्योंकि ना ही सिग्मा बॉन्ड आप तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए दूसरी वाली पहले वाले की स्ट्रक्चर नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यहां पर आप देखें, दूसरी स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखें, आप दूसरी स्ट्रक्चर के राइट साइड पे अगर देखें, एक कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उसमें सिंगल कार्बन है, देयर इज नो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि अगर आप लेफ्ट वाले में देखेंगे तो एवरी कार्बन हैज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटा है। तो अगेन दीज टू आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
हर एक एटम को वहीं पे रहना चाहिए जहां पे वो था। सिर्फ पाई बॉन्ड या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल शिफ्ट हो सकते हैं, एटम नहीं शिफ्ट होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, एटम में आप देख लीजिए अपने सेकंड लास्ट कार्बन पे जो है कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगी है, जबकि आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन तोड़ी गई है। वहीं से हमें हिंट मिल गया कि ये दो स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग नहीं हो सकती। आप सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल में इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी बात सुननी होगी। मेरी बात ये समझिए कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये खेल जो है ना ऑर्गेनिक सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का ही है, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही हो गए मेन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ही है गेम तो, ठीक है ना, जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट में क्योंकि 3D ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकते। दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। मतलब जैसे आप ऑक्सीजन को देखिए, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन बनता है लेकिन उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन जो भी बनाता है ऐसे OH एंड लोन पेयर, इस लोन पेयर में H पॉजिटिव के साथ जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देंगे तो हाइड्रोनियम आयन बन गया ये। लेकिन इस टाइम पे भी ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सल्फर कैन एक्सपैंड ऑक्टेट SF6 SO3, फॉस्फोरस कैन एक्सपैंड PCl5, आयोडीन कैन IF7, लेकिन फ्लोरीन नहीं करेगी, नाइट्रोजन नहीं करेगी, ऑक्सीजन नहीं करेगी। तो इस एग्जाम्पल में यही कहा गया, क्योंकि IIT ने यह पूछा था, IIT ने यह पूछा था कि इनमें से इररिलेवेंट स्ट्रक्चर कौन सी है, तो कुछ ऐसा उसने एग्जाम्पल दे दिया था। एक जो है यहां पे भी होगा, आपके पैकेज में होगा ये, तो उसका आंसर ये था क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रही है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा 4 बन सकते हैं, उसका ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होना है। यहां भी यही कहा गया है। थर्ड स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड का जो एग्जांपल दिया गया है हमारे पास NH3 है। एक मिनट राइट साइड वाला देखिए, NH3 बिना चार्ज को दीजिए, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रही है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 2 डबल बॉन्ड में आ गए, ऐसा नाइट्रोजन नहीं करेगी। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से जो है अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान पर्टिकुलरली रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो नेक्स्ट है, फोर्थ जो एग्जांपल है, बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सेम। सारी स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। आप पहली स्ट्रक्चर को देखें, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, लेकिन दूसरी में उसने क्या किया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। मतलब ये जो स्ट्रक्चर थी ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में उसने क्या किया, जैसे बना ली, बनाने को अच्छी लग गई कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन इधर और इन 2 को बीच में ले आओ, शिफ्टिंग ऐसे कर दी हमने, तो CH2 रेडिकल, CH एंड CH2 रेडिकल ऐसे बना दिया। लेकिन ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 है। मतलब अगर कोई फ्री रेडिकल कंटेनिंग भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसको चाहिए, जिनके पास नहीं है ले लीजिए। फ्री रेडिकल कंटेनिंग भी अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें एक ही फ्री रेडिकल होना चाहिए। मतलब ये नहीं एक की जगह 3 बना दिए दूसरी में, हर बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे किया है कि जो चार्जेस हैं वो सिमिलर चार्जेस जो है एडजेसेंट एटम्स पे अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है ऐसी स्पीसीज जो कि चार्ज जनरेट कर देती हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं की जाती। आप देखें 5th एग्जांपल को, जो लेफ्ट साइड पे उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन राइट साइड पे आपने चार्ज क्रिएट किया। मतलब ये नहीं है कि इनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन पता क्या बात है, एक्चुअल में अभी जो हम अगले इसमें आएंगे थोड़ी देर के बाद जो है एग्जांपल्स में, हम ये भी देखेंगे
दैट इज कि कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है। ठीक है, सुनते जाइएगा मेरी बात। जैसे आप कई स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आप रेजोनेंस में 10 स्ट्रक्चर बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन को घुमा के, जैसे बेंजीन की थी। मैं तो बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी बना दूं, वैसे भी बना सकता हूं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव भी बना दूं, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव भी बना दूं। लेकिन ये फालतू की स्ट्रक्चर्स हो गई। रीजन बीइंग आपने बना तो दी, लेकिन क्या हाइब्रिड में उसकी कंट्रीब्यूशन है? हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन का मतलब सीधा सीधा ये हो गया, जैसे आप प्लांट का हाइब्रिड बनाते हैं, तो प्लांट के हाइब्रिड में 4-5 मान लो वैरायटीज लेते हैं, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही लोगे ना आप। हाइब्रिड में जब भी लिया जाओगे, मान लो एक है जिसकी स्टेम स्ट्रांग है, वो ले लिया आपने पॉइंट, लेकिन वो पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, तो आप वो प्रॉपर्टी, वो जीन लोगे ही नहीं आप। फिर उसकी ईल्ड ज्यादा है, आप वो ले लोगे दूसरे प्लांट की, लेकिन उसकी स्टेम वीक है, वो आप नहीं लोगे। तो ऑलवेज यू टेक द पॉजिटिव पॉइंट्स। वैसे ही हाइब्रिड में जो है, यू ऑलवेज टेक द पॉजिटिव पॉइंट्स। और दूसरी बात, कभी ये मत सोचना कि किसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये स्टेटमेंट ही नहीं है, इसको यहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाए। ठीक है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड या मॉलिक्यूल स्टेबल इस बात से होता है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। कई बार 2 ही होती हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। कई बार 5-6 होती हैं, फालतू की होती हैं, किसी काम की नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए भाई जो स्ट्रक्चर न्यूट्रल है उसके मुकाबले में ये दूसरी स्ट्रक्चर्स इतनी हाई एनर्जी की हैं कि आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई एक की कंट्रीब्यूशन हो गई 95%, दूसरे की है 0.1% मान लो, तो आप 95 प्लस 0.1 का मीन क्यों करोगे कि भाई दोनों की इतनी इतनी कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि वो इतनी एनर्जी वाली स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल उस फॉर्म में रहने नहीं चाहेगा। ये जो अपना 1,3-ब्यूटाडाइन है, ऑलवेज न्यूट्रल रहना चाहिएगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्यों जनरेट करेगा जबरदस्ती का? ठीक है ना। तो इसलिए कई स्ट्रक्चर जो है हाई एनर्जी होती है, उनको हमने डिस्कार्ड कर देना है। लेकिन नाउ ये डिस्कार्ड करना इज आर्ट, ये टेक्निक है। थोड़ी देर बाद मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि वो बहुत जरूरी पॉइंट्स होने वाले हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइट वेटेड पॉइंट्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये हम यहीं से समझ लेते हैं। जैसे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के लिए कंडीशन, सबसे पहले बात यह है कि जिन में रेजोनेंस होता है वो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाती है? चलो, आप मुझे एक मॉलिक्यूल, इसको हम फ्यूरान बोलते हैं, आप पढ़ोगे इसको। क्या आप मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? एक, दूसरा इस ऑक्सीजन, इन दोनों की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस पे एक हाइड्रोजन है, वो आप ऑब्वियसली समझ गए। बोलो। sp2 किसकी? फर्स्ट की। सेकंड की? बोलो बोलो बोलो। sp3 sp2 बोलो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ऐसे sp3 आ रही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सम ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड आप कर लो। जैसे इसमें करना है 1 2 3 सिग्मा हो गए, तो sp2 s px py sp2। ठीक है ना। इसमें 3 है, 2 लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड आर इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। देखने से तो sp3 लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन दिस, सो इट इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन जो है, पता क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का जो बात होती है, हम मतलब ऐसे निकालना तो हम सीख गए हैं, लेकिन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन मेनली आती है स्ट्रक्चर से। हाइब्रिडाइजेशन आती है स्ट्रक्चर से। कई बार क्या होता है कि आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की क्या है? sp3 है। एक, दो, तीन, चार। और इसमें भी सेम ही सिचुएशन है। हम तो नाइट्रोजन की पूछ रहे हैं। नाइट्रोजन में 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है। जब भी 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3 आएगी। लेकिन कुछ ट्विस्ट है। यहां पर होता क्या है, सिलिकॉन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं तो ये बैक बॉन्डिंग करता है। और जब ये ऐसा करेगा, नाइट्रोजन SiH3 एंड SiH3 एंड SiH3, और फिर कभी नाइट्रोजन मतलब इसके साथ डबल बॉन्ड, कभी इसके साथ, इसके साथ, और ऐसा लोन पेयर के जाने की वजह से ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से ये sp2 हो गया। हो सकता है अभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाई मान लो कोई भी एटम है, x एटम है, x एटम है, यहां पे लोन पेयर लगे हैं। इस टाइम पे मैंने इधर वाले लगाए ही नहीं, यहां पे किसी के साथ भी जुड़ा है। लेकिन अगर हम इन बॉन्ड्स को खींचते खींचते जो है इस x को ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर कर देते हैं, लोन पेयर भी वहीं का है। भाई हमने खींच लिया, फोर्सफुली हमने खींच लिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। मान लो देयर आर बी टाइप ऑफ एटम्स, इधर भी बी टाइप ऑफ एटम्स है, बस हमने स्ट्रेच कर लिया। तो अभी ये sp3 है, ये sp2 हो गया, बस बात खत्म। तो मतलब ऐसा नहीं है कि गिन के आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एंगल डिसाइड्स द हाइब्रिडाइजेशन। एंगल अगर 120 आ गया, लोन पेयर पाई बॉन्ड्स कितने भी हो, वो sp2 ही होगा। ठीक है। अच्छा चलिए, बात को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। मैंने सिंपल कह दिया कि जब भी, ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए कि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो जो आपने कैलकुलेट किया उससे एक कम कर दो। मतलब अगर आपने sp2 की है तो sp बना दो, ठीक है, अगर उसके लोन पेयर्स इंक्लूड हो रहे हैं, अदरवाइज तो नॉर्मल है। ठीक है ना, जैसे इसमें इसके सिग्मा बॉन्ड्स इंक्लूड हो ही नहीं रहे, पाई हो रहे हैं, sp2 का sp2 है, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। कैसे होगा थोड़ी देर में बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक घटा देनी है बस। ठीक है, अभी कई लोगों को इसमें परेशानी आई होगी। ठीक है, इसमें भी। ठीक है, क्योंकि अभी आपने रेजोनेंस पढ़ा ही नहीं, अभी हम सिर्फ रेजोनेंस में और डायरेक्शन में चले गए कि भैया हाइब्रिडाइजेशन जो है देख के नहीं, रेजोनेंस में जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं रहेगा। अच्छा चलिए, तो कंडीशंस क्या है रेजोनेंस की? पहली कंडीशन, sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। ये तो पढ़ा हुआ है आपने कि जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, ताकि एक ऑर्बिटल से दूसरे में जंप हो सके। अगर प्लेनर नहीं होगा तो डिलोकेलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, और जो मॉलिक्यूल है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बड़ी बात है भाई। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या हुआ? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम मैं बता दूं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकेलाइजेशन आसानी से हो सकती है, और उसके लिए कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस हैं। आइदर ये डबल सिंगल डबल हो या डबल सिंगल ट्रिपल हो। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद या तो डबल सिंगल लोन पेयर हो, ठीक है, या डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो। एम्प्टी ऑर्बिटल वाला, ठीक है। कंडीशंस को ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज कंडीशन नहीं है। जैसे अगर मान लो डबल सिंगल NH पॉजिटिव आ जाए, मुझे लगता है एग्जांपल प्रिंट भी करवा दिया मैंने, ये है, तो इसमें पॉजिटिव तो है लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, तो ये विड्रॉ नहीं कर सकता, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, तो इसलिए इसमें डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा। तो मैंने एम्प्टी ऑर्बिटल साथ में लिख लिया, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, या तो वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता हो, जैसे या तो सल्फर फॉस्फोरस वगैरह हो,
लेकिन उसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और डबल सिंगल फ्री रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और लास्ट